की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी महान नेता तो थे ही, महान आत्मा तो थे ही, लेकिन वो महान समाज सुधारक भी थे और प्रदेश को आगे ले जाने वाले नेता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। वो हमारे लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। हम सब लोग जानते हैं कि यहां बहुत से लोग जय जुदेव के नाम से उनका अभिवादन करते थे। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो देश को एकता के माला में पिरोने वाले, हमारे नेतृत्व करने वाले नेता थे। इसको भी हमको समझना चाहिए। घर वापसी, धर्मांतरण के खिलाफ समाज को एकत्र करना, इकट्ठा करना, राजनीतिक मुद्दों पर पूरी ताकत से जवाब देना और राजनीतिक मुद्दों पर जवाब देते देते अपने अस्तित्व को दांव में लगा देने वाले ऐसे देखे तो दिलीप सिंह जुदेव देखे। कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। अरे तुम्हारे मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का सामान बिकता है, इसको तुमको समझना होगा, और ये तुम्हारे कारण से होता है। आप बताइए, क्या भारत की जनता सनातन पर आक्षेप सहेगी? क्या भारत की जनता सनातन पर आक्षेप सहेगी? मित्रों, क्या हुआ है? और चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलती बंद है, जुबान पर ताला लग गया है। और ये सेक्युलर बनते हैं, ये संविधान के रक्षक बनते हैं, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हैं और नफरत का सामान बेचते हैं। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जसपुर पहुंचते हैं और बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत वो करते हैं। दिलीप सिंह जुदेव को याद करते हैं, राज्य सरकार पे हमलावर होते हैं और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन होगा तो ही बेहतर स्थिति बन पाएगी। अनेक जो है वो आरोप राज्य सरकार पे लगाते हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले उन मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से मणि वैष्णव है, युवा नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मणि जी, आपका स्वागत है। सुनील चौधरी बीजेपी के युवा नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार आवेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आवेश जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि जेपी नड्डा आते हैं, राज्य सरकार पे दर्जनों आरोप लगाते हैं, सरगुजा में वो जसपुर में हरी झंडी दिखाते हैं, कितना असर होगा इसका? जी, जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा, जो दूसरी परिवर्तन यात्रा है, उसकी शुरुआत जशपुर से आज हुई है।
निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्होंने जो संदेश दिया उससे छत्तीसगढ़ की जनता में भी उत्साह बढ़ा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेसियों ने इस देश के अंदर में और इस प्रदेश के अंदर में किस प्रकार के काम किए हैं। हम तो सीधा सीधा ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो अपना छल का घोषणा पत्र बनाया था उसमें से 316 वादों का क्या हुआ? अब तो आचार संहिता लगने वाली है, मुश्किल से कुछ समय बचा हुआ है, आप उन वादों को कब पूरा करेंगे? शराबबंदी के नाम पर आप गली गली घूमते थे, तो शराबबंदी की घोषणा किस दिन करेंगे? जिस दिन आचार संहिता लगेगी क्या उस दिन करेंगे? कर्मचारी नियमितीकरण की बात जो हो रहा है उनके तरफ देखने वाला कोई नहीं है, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की जनता जो है ये मुक्ति चाहती है इस सरकार से और उसी बात को लेकर के हमारी परिवर्तन यात्रा जो है लगातार चल रही है और ये परिवर्तन जो है वो छत्तीसगढ़ में इस बार फिर होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ फेंकेगी इस कांग्रेस को। चलिए जवाब ले लेते मणि जी। 336 माफ कीजिएगा, सुनील जी ने एक बात कही, एक नंबर बताया, 316 वादों का क्या हुआ? कौन से 316 वादे हैं जरा आप एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को, पहला। और दूसरा, जेपी नड्डा के आज के इस दौरे के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि जसपुर की सियासत में, अंबिकापुर की सियासत में कोई असर पड़ेगा? देखिए, हमने अपने 90% वादे पूरे कर चुके हैं। हमने 36 वादे किए थे, उसमें से 34 वादे हम पूरे कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी भाषणों में, टीवी के सामने, अखबारों में जितने भी काल्पनिक और सतही आरोप लगा लें, अब तो हमने जो है जवाब देना कम कर दिया। अब तो जनता ज्यादा दबाव दे रही है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, विजय बघेल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जब जनता के बीच गए, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार मणि जी अपना जवाब पूरा कर ले। जब वो जनता के बीच गए तो जनता ने उन्हीं सवाल कर डाला कि भैया 15 साल आपके शासनकाल में हमारी ये स्थिति थी और 5 साल में हमें जो है 2500 समर्थन मूल्य मिल रहा है, 300 बोनस मिल रहा है, हमारी आर्थिक उन्नति हुई है। तो ये सारी बातें तो अब जनता ने कहनी शुरू कर दी है, हमें तो जवाब देने की कम जरूरत है अब। और हमने लगातार काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार, क्योंकि भूसे के ढेर में सुई की तरह भारतीय जनता पार्टी मुद्दा खोजती है और कुल मिला के अंत में जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो इसका पुश्तैनी जो इनकी राजनीति है, जहां से उत्पन्न हुए थे सांप्रदायिकता की राजनीति, वहीं ये वापस पहुंच जाते हैं, उसी पर बात करना शुरू कर देते हैं। चलिए, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के आधार पर 2-3 विधानसभा में चुनाव लड़ा था, तीनों जगह इन्हें खारिज किया गया। भानु प्रतापपुर में भी खारिज किया गया, खैरागढ़ चुनाव में भी खारिज किया गया और भी एक जगह खारिज किया गया। तो ये जो राजनीति है छत्तीसगढ़ में नहीं। बिल्कुल मणि जी, मैं एक बार आवेश जी के पास जाता हूँ। आवेश जी, साल 2008 का चुनाव हो, 13 का चुनाव हो या फिर 18 का चुनाव हो, 18 के परिणाम से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जसपुर में बीजेपी का खाता ना खुला हो। लेकिन 2018 में न केवल जसपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के 14 सीटों पे बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। आज जेपी नड्डा आते हैं, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव को याद करते हैं, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, तौर पे दिलीप सिंह जुदेव का नाम एक बड़ा नाम था और उनका नाम लेते हैं जेपी नड्डा, तो लेना भी चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो पुराना प्रदर्शन था 2018 से पहले का, क्या भाजपा उसको दोहराएगी जसपुर सरगुजा में या फिर पूरे छत्तीसगढ़ में? जो साफ नजर आ रहा है वह दिख भी रहा है। अभी मैं देख रहा था कि चौधरी जी भाजपा के प्रवक्ता दिखा रहे थे कि क्या क्या है और कांग्रेस के उस पर भी बात हो रही थी। यह साफ दिख रहा है कि सनातन, राम मंदिर, G20, इस तरह की उपलब्धियां जिनमें से तमाम उपलब्धियां केंद्र की भी है, तमाम जो मुद्दे हैं, सनातन जैसा मुद्दा वो दक्षिण भारत से आया हुआ मुद्दा है कि वहां पे कुछ बोल दिया उदय स्टालिन ने, उसके बाद वो पूरे देश में कि सनातन का विरोध कर रहे हैं, कर रही है विपक्षी पार्टी। दरअसल है क्या कि छत्तीसगढ़ का चुनाव पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाना है। यह बात भाजपा को अब तक समझ में नहीं आ रही है कि जब तक हम स्थानीयता पर दबाव नहीं डालेंगे, स्थानीय मुद्दों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी से जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और है क्या कि जेपी नड्डा हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, नरेंद्र मोदी जी भी आए तो वो जो बातें कर रहे थे उसमें कोई स्थानीय पुट दिखाई नहीं दिया। वही हाल जेपी नड्डा का है। और तीसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा के जो अच्छे स्थानीय नेता है, स्थानीय नेतृत्व है,
उसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। तो है क्या कि बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है डॉक्टर अवधेश, और ये साफ जो ये डिसबैलेंस हो रही है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, वो अब नजर आने लगी है। जैसा मोदी के मंच पे हुआ कि बृजमोहन जी नहीं दिखाई दिए और रमन सिंह कहाँ बैठे थे, मुख्यमंत्री कहाँ बैठे थे, प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठे थे, जशपुर में भी तमाम बातें निकल के सामने आ रही है। दरअसल आप यहाँ के जब तक स्थानीय नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ में जनता भाजपा के स्थानीय नेताओं से तब तक चुनावी बैतरनी कैसे पार लग पाएगी? बिल्कुल आपने सही आकलन किया कि स्थानीय नेताओं को स्थानीय मुद्दों को महत्व देना होगा। सुनील जी, मेरा सवाल यही है, अगर उदय स्टालिन ने दक्षिण भारत में कुछ बात कही है तो बार बार उसका जिक्र अगर छत्तीसगढ़ में कल पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया, आज जेपी नड्डा ने भी इस बात का जिक्र किया, इसका असर क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगा? इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावी तासीर को बेहद ही साधारण और सधी हुई तासीर मानी जाती है। देखिए, उदय स्टालिन जो है वो कहीं ना कहीं इनके घमंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन मैं उससे और अलग एक बात करता हूं। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, उन्होंने भी कहा था यदि मोदी जीत जाएगा, मोदी का शासन आ जाएगा तो देश में जो है वो सनातन का राज आ जाएगा। और उनके सुपुत्र जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो भी ये कहते हैं कि ये जो है बीमारी है सनातन, सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, सनातन को ये लोग कहते हैं कि वो एड्स है। अरे भैया, हम गाय को, गंगा को पूजने वाले, जल को पूजने वाले, वायु को पूजने वाले, अग्नि को पूजने वाले, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले लोग, हम क्या बीमारी है? ये बताएं कांग्रेस के लोग, इनकी मनोदशा कितनी है, कितना शर्मनाक स्थिति है कि कांग्रेस को ये बात ही समझ में नहीं आ रही है कि ये देश जो है वो सनातन से चलता है, सनातन अनंत है, लगातार चलने वाला है। सुनील जी, मैं बस एक लाइन कोट कर देता हूं, देश जो है संविधान से चलता है और संविधान को सर्वोपरि रखना चाहिए, ये सर्वोच्च और सभी नागरिक का कर्तव्य है। बहरहाल मैं मणि के पास लौटता हूं। मणि जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे, और आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों का असर छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में दिखाई पड़ेगा? इन मुद्दों का असर पूरे देश के चुनावी समय में नहीं पड़ने वाला। जनता को बहुत मूर्ख बना लिया नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी टीम ने, धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे। अब तो जनता ये चाहती है कि ये बेरोजगारी जो है वो कैसे दूर हो, ये महंगाई कैसे दूर हो, ये दाम कम कैसे, दाम घटे कैसे, पेट्रोल के, डीजल के, सिलेंडर के, इन सब मुद्दों पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत हो गया, बहुत। और वो जो नंगे दौड़ रहे हैं ना, उस मुद्दे पर भी लड़ा जाएगा। सुन लीजिए, जो विधानसभा में नंगे दौड़ रहे थे रोड पर, उस पर भी लड़ा जाएगा। दूसरी बात, जो शराब नकली बेच रहे थे, उस पर भी लड़ा जाएगा। मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा ऊंची है, मैं अगर चिल्लाऊंगा तो आपकी आवाज दूर दूर तक जवाब आने दीजिए। मणि जी, आप जवाब, बहुत ऊंची आवाज है मणि जी, आप मुझे बोलने दीजिए। ऊंची आवाज का इस्तेमाल चुनाव में करेंगे, आप पहले एक बार जवाब दे दीजिए। सुनील जी बैठे हुए। तो देखिए, उदयनिधि स्टालिन की बातें कर रहे थे। जो दक्षिण भारत है, वहां की राजनीति में सनातन धर्म का अर्थ इस प्रकार से लिया जाता है कि एक जाति पर दूसरे जाति का दबाव या प्रभाव। और ये जो बातें जो सनातन के खिलाफ कही गई, सनातन धर्म को लेकर कही गई, भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के नेताओं ने भी कई बार कही है, मैं आपको बता दूं। और जीतन राम मांझी जी के नाम पर क्या बोलेंगे? जीतन राम मांझी जो है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, और वो जो है इनके एनडीए गठबंधन में साथ हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि रामायण जो है, राम जो है काल्पनिक है, और अगर ये सच भी है यह कहानी, तो रावण जो है ज्यादा कर्मठ थे राम से। दूसरी बात, किरण रिजिजू जी कहते हैं कि मैं तो बीफ खाऊंगा, हमारे यहाँ बीफ खाया जाता है, जिसको जो करना है कर ले। कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन स्मृति ईरानी जी की बेटी गाय के जीव को पका कर बेच रही है। मणि जी, देखिए, भारतीय राजनीति में, भारतीय चुनावी तंत्र में इस तरह के मुद्दों का, इस तरह के बयानों का चुनावी परिणाम पे असर नहीं पड़ता है। आवेश जी बेहतर इस बात को बताएंगे। आवेश जी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ का ये चुनाव इर्द गिर्द वही सनातन धर्म, संस्कृति पे हमला, हिंदुत्व खतरे में है, सनातन को जीवित रखना है तो कमल फूल को लाना है, क्या इन्हीं इर्द गिर्द में घूमेगा? क्या बीजेपी जिस विकास के दावों की बात करती है कि 9 साल केंद्र के और 15 साल रमन सिंह के विकास, अब कांग्रेस की सरकार जो दावा करती है कि 4.5 साल में हमने जो विकास किया, क्या विकास के मुद्दे इन धर्म, संस्कृति और धर्मांतरण के बीच गौण हो जाएंगे? देखिए, बड़े माने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर भूपेश बघेल द्वारा बनवाए गए जो कौशल्या माता के मंदिर है, भव्य कौशल्या माता का मंदिर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसकी प्रशंसा करके गए। तो अगर भगवान राम की बात होगी तो छत्तीसगढ़ में कम से कम भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल तक जो राम पथ और भगवान राम की तमाम चीजों को लेकर के जो किया है,
तो उसमें तो वो भाजपा पे से आगे निकल जाएंगे क्योंकि सरकार उनकी थी। लेकिन मैं बिल्कुल यह बात हर छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जानता है कि यहाँ पर चुनाव जो है हिंदू, मुस्लिम, सनातन धर्म, G20 इस किसी बिंदु पर नहीं पड़ेगा मतदान। यहाँ पर मतदान होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर होगा। किसानों को कितना सही दाम मिल रहा है फसल का, उस पर होगा। यहाँ पर बेरोजगारी पर मतदान होगा, महंगाई पर होगा। यह बात बिल्कुल तय है। और दरअसल है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने की कोशिश क्यों नहीं करती है, नहीं कर रही है। आप गौर करिए कि एक ऐसा पॉइंट था कि जिस पर राज्य को पर भी हस्तक्षेप किया जा सकता था। केंद्र की बात तो अलग है, महंगाई के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती तो है क्या कि पब्लिक को तो उससे नाता है। दूसरी बात, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो अल्पसंख्यक है, खास तौर से धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की बात करें तो बहुत संख्या कम है। और जहां तक क्रिश्चियंस की बात है, धर्मांतरण का मुद्दा थोड़ा बहुत कश्मीर में और बस्तर के कुछ इलाकों में एक मायने रख सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन यह बात भूल रहे हैं लोग कि जो छत्तीसगढ़ियावाद है, ध्यान से सुनिए डॉक्टर अवधेश मिश्रा और सुनील जी, आपको भी मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ियावाद, मैं समर्थक नहीं हूं इस बात का, लेकिन वो किसी भी धर्म के मुद्दे से बहुत आगे, बहुत ऊपर चढ़ गया। अब छत्तीसगढ़ की बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बिल्कुल आवेश जी आपने बिल्कुल सही कहा कि स्थानीयवाद, छत्तीसगढ़ियावाद, अब इनसे बढ़ के एक चीज और है। आप तो बस्तर के बीहड़ से कोने कोने तक आप घूमे हुए हैं। बस्तर के लोगों को, सुनील जी आपसे ही मेरा सवाल है, बस्तर के लोगों के G20 के अगुवाई से राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, खासा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और बस्तर के जनता को, बस्तर के आवाम को कोई लेना देना नहीं है कि उदय स्टालिन ने क्या कहा या जीतन राम मांझी ने क्या कहा। सुनील जी देखिए, हम तो कह ही रहे हैं शुरू से, हम अपना विषय स्पष्ट रखे हुए हैं कि इनके जो भ्रष्टाचार हैं, इन्होंने जो छल का घोषणा पत्र, ये 316 वादे जो हैं वो पूरा यहाँ पर मैं लेकर के आया। आप बोले तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन वो काम ये लोग किए नहीं। और बस्तर के विषय में इनके खुद के जो एसपी हैं वो लिखते हैं कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या होते जा रही है। और उसके बाद आप देखें बस्तर में लगातार संघर्ष चल रहा है, लगातार जो है धर्मांतरित जो आदिवासी हैं, जो अन्य धर्म को अपना लिए हैं, और जो आदिवासी है उनके बीच में संघर्ष पैदा हो रहा है। तो भाई छत्तीसगढ़ के जो मूल आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ की जो मूल संस्कृति है, उसको नष्ट करने का काम कौन कर रहा है, उनको संरक्षण देने का प्रयास कौन कर रहा है? तो कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई नजर आती है। आप सनातन के विरोधी हैं, आप आदिवासियों के विरोधी हैं, तो ये मुद्दा तो रहेगा छत्तीसगढ़ में। जब छत्तीसगढ़िया संस्कृति नहीं रहेगी तो बचेगा क्या? ये छद्म छत्तीसगढ़ियावाद है। इनके आने से कोई तीजा पोरा नहीं शुरू हुआ है, ये वर्षों से बनाया जा रहा है। ये केवल श्रेय लेते हैं। और अभी माननीय आवेश तिवारी जी कह रहे थे राम वनगमन बना दिया। आपने कहा ठीक है, मैं मान रहा हूं कि राम वनगमन की घोषणा कर दी, पर मैं तो खुद गया था वहां पर। ये पूरे सड़क पे आप देखेंगे शिवरी नारायण से सिरपुर तक के, मैंने खुद कार ड्राइव करके देखा है, कुछ नहीं बना है वहां पर, जगह जगह गड्ढे, केवल बोर्ड लगा हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये शराब के ठेके खोल दिए, राम वनगमन में जाकर के वहां शराब के ठेके खोल दिए गए। और आप देखेंगे कि कौशल्या माता मंदिर पहले से है कौशल्या माता मंदिर। एक बार जवाब दो बात चलिए बोले आवेश जी, बोले आप बोलिए। एक बात बोले आवेश जी, बोलिए कह रहे हैं कि मैं कार से घूमा हूँ वहां पे, तो आप फिर कह रहे हैं गड्ढे भी है, तो पहले स्पष्ट कर लीजिए गड्ढे थे तो कार से घूमे कैसे? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप चलेंगे क्या मेरे साथ? तारीख तय कर ले। आप चलेंगे मेरे साथ? तारीख तय कर ले। अवधेश जी का कैमरा लेके जाएंगे इस चैनल का। चलते हैं ना भाई, साज को आज क्या, मैं तो तैयार हूँ। चलिए BS टीवी के साथ चलते हैं। जी आवेश जी, समय की बाध्यता है, समय और चर्चा की अनुमति हमें नहीं देता। कुछ कारण से समय हमें और चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन इस विषय में चर्चा और होनी चाहिए। आज भी देश में, आज भी राज्य में संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद का जिक्र बीजेपी कर रही है और कांग्रेस कह रही है, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से स्थानीयवाद को, छत्तीसगढ़ियावाद को फिर से छत्तीसगढ़ में जीवित किया गया है, उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मणि जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, आवेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के ये कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा तकरीबन 3000 किलोमीटर तक यात्रा चलेगी,
28 सितंबर का इसका भव्य जो समापन है वो बिलासपुर में देखने को मिलेगा, जिसमें संभवतः पीएम मोदी एक बार फिर से आएंगे और देश और दुनिया की बातें वो जरूर करेंगे। लेकिन इन तमाम बातों का, तमाम यात्राओं का, तमाम चीजों का असर छत्तीसगढ़ के चुनावी में, इतिहास में, चुनावी मैदान में, चुनावी परिणाम में कितना पता पड़ेगा, इसका पता हमें दिसंबर में ही जाके पता चलेगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।